हमारे साथ अमित गुप्ता भी आप जुड़ रहे हैं। और इंसिडेंटली अमित जी भी कैपिटल गुड्स स्पेस पे बहुत बुलिश है। अमित, आप इस स्पेस को काफ़ी पसंद करते आए हैं और इंडिया स्टोरी बजट में जा रहे हैं। आज सिर्फ एल&टी ही नहीं, एबी भी चल रहा है। काफ़ी अच्छे कैपिटल गुड्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वैल्यूएशन आर्ग्यूमेंट को कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं बहुत महंगा है ये स्पेस। आपने कौन से नाम अपने पोर्टफोलियो में इसमें रखे हुए हैं और आपका वैल्यूएशन थीसिस क्या है? देखिए, ये सब सिक्लिकल स्टोरीज हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशन बहुत स्टीप हो गए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सिक्लिकल ट्रेंड 6 महीने का होगा या 1 साल का होगा। और उसके बाद आप उसके जो प्राइस टू अर्निंग को जब आप देखते हो, पिछले 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग और अभी का प्राइस टू अर्निंग, जब उसका ईपीएस ग्रो ही नहीं हो रहा था, तो उस ईपीएस से, उस प्राइस टू अर्निंग से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। दिस इज हाउ द सिक्लिकल ट्रेंड इज डिफरेंट। तो यहां पर अगर 80% से ऑर्डर बुक जंप ले रही है, तो आपका जो ईपीएस ग्रोथ है, जितनी आपकी आज आपने पूरे साल का जो रेवेन्यू किया है, उससे 3 to 4 टाइम्स की ऑर्डर बुक आज कंपनीज की बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एल&टी की बात की, तो जब आपकी इस कदर ऑर्डर बुक है और गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पेसेस ओपन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि डिफेंस का एक क्षेत्र है जो अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का किटी इंप्रूव हो रहा है, आज गवर्नमेंट, अगर आप देखिए तो रशिया का जो ट्रेड है, वहां से 50,000 करोड़ पिछले 6-7 महीने में सेव कर पाया है। और आज वो डील रुपी में होने वाली है, डॉलर में नहीं। तो जिससे फॉरेक्स वॉलेटिलिटी भी काफी हद तक दूर हो जाएगी और ये पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाएगा। अगर आप देखें तो 1.97 लाख करोड़ का पीएलआई था, जो 11 सेक्टर से स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में 15 सेक्टर तक एक्सपेंड हो गया है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेविंग होगी गवर्नमेंट की, अलोंग विद द टैक्स फ्लोज, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन है, तो ये सिक्लिकल ट्रेंड बहुत लंबे पीरियड तक जाएगा, जिसके अंदर जो अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। तो हम इनमें वैल्यूएशंस की बात नहीं कर सकते इन स्टॉक्स के साथ, पिछले 10 साल के एवरेज को देखते। अमित, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। वो तो लगे हाथ मैंने कैपिटल गुड्स से पूछ लिया, लेकिन जिस हिसाब से बाजार का कम्प्लेक्शन चल रहा है लास्ट कुछ दिनों का, एक तरफ फायर्स की ज़बरदस्त बिकवाली, उधर डीआईएस की इक्वल बाइंग और टेक्निकली ओवरसोल्ड 17,800 के नीचे जाके वापस हम 18,200 पे आ गए। इस सारे डेटा पॉइंट्स को आप रख के क्या तस्वीर बना रहे हैं? आपको लगता है बॉटम बन चुका है एक बार के लिए, या अभी भी हम डाउनसाइड के लिए ओपन हैं? तो आई थिंक 2-3 थिंग्स है। सबसे पहले तो जिस तरह से डॉलर टॉप आउट हुआ है, तो अगर आप हर 20 साल के बाद देखें तो डॉलर कहीं ना कहीं टॉप आउट फॉर्मेशन देता है। 1982 का मैं जब देखता हूं, तो 1982 में 165 के पास डॉलर इंडेक्स टॉप आउट हुआ था। फिर 20 साल के बाद 2002 में हमने देखा वो 120 के पास टॉप आउट हुआ था। और फिर से 20 साल के बाद 2022 के एंडिंग तक हम देख रहे हैं कि वो 115, यानी कि प्रीवियस टॉप के नीचे टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है। तो इस बार डॉलर जो सर्च कर रहा था वो बहुत हद तक यूरो के वीकनेस की वजह से था। तो यूरो की वीकनेस रुक गई है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव हमने प्राइस इन किया था वहां पर। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनके अंदर कोविड की वजह से डिक्लाइन आया, जो चाइना का कोविड था। और अभी मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करेगा कोविड वाला सिचुएशन। अगर आप पूना वाला फिनकॉर्प या उधर कंपनीज का व्यू लेंगे, तो आपको समझ में आएगा प्रमोटर का व्यू कि कोविड तो धीरे धीरे खत्म ही हो गया है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के जो डिक्लाइंस हैं, जो अभी मैक्रो की वजह से आएंगे, वहां पर आपको ना एफआई फ्लो भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि डॉलर टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि इंडिया का जो अर्निंग्स है वो पिछले 1 साल में 17% के आसपास ग्रो किया है। और हम प्राइस वाइज तो बहुत ज्यादा मूव नहीं किए 1 साल के अंदर, तो हमारा प्राइस टू इक्विटी तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होता जा रहा है। और आज 5 साल के एवरेज के पास है हमारा प्राइस टू इक्विटी। तो इसलिए आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जब 1000 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट के डिक्लाइन मार्केट में आएंगे, तो एफआई मनी मार्केट में क्यों नहीं आएगा। अमित, अगर एफ आई मार्केट के अंदर आने हैं और SIP करीब 13,000 करोड़ रुपए की आनी है, ये सबसे पहले किस सेगमेंट को चेस करेगी? ये वही क्लासिकल सेगमेंट्स को चेस करेगी, जैसे कि मेटल्स है, इंफ्रा है, कैपिटल गुड्स है,
या फिर ये जो करेक्ट हुए हैं नई स्टार्टअप वाली कंपनियां जो पिछले साल लिस्ट हुई थी, बाजार ने उनको ठीक कर दिया पनिशमेंट देके, अब कई लोग कहते हैं कि वैल्यूएबल ट्रेड हो गए हैं ये, तो ये पैसा यहाँ जाएगा? करेक्ट। तो आई थिंक यही चीज है जो हम लोग भी लगातार पोर्टफोलियोज में मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक बहुत सारे रोटेशंस होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ही आपको लगातार परफॉर्मेंस देता जाएगा। और इसी वजह से मेरे ख्याल से देखिए बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी चाइना रीओपनिंग का ट्रेड ओपन हो रहा है, तो चाइना रीओपन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मूव है ये। तो इससे किस सेक्टर को फायदा होगा? मेरे ख्याल से एक मेटल स्पेस है जिसको फायदा होता हुआ बहुत क्लियर दिख रहा है, क्योंकि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं आज की डेट में वो तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े क्योंकि बाहर स्लो डाउन है, लेकिन उनके इंपोर्ट्स अगर आप नवंबर दिसंबर में देखिए तो काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो थोड़ी रिवाइव होती हुई दिख रही है। तो अब अगर चाइनीज गवर्नमेंट को ये दिखेगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर हमने थोड़ा भी और स्टिमुलस दिया या थोड़ी कोशिश करी तो यहाँ पर एक वाइब्रेंसी है जो अच्छी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से वो हो सकता है, जिसका फायदा हमारी मेटल कंपनीज वगैरह को, आपको इंडस्ट्रियल मेटल्स को होता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से वो एक डेफिनेटली ट्रेड है जो पोर्टफोलियोज में अपने को सबसे पहले पोजीशन करना चाहिए। फिर कंज्यूमर जो स्पेस है, आई थिंक बहुत ब्रॉड कंज्यूमर अभी भी प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि मास कंज्यूमशन में अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर जगह हिट किया है। तो रूरल एरिया जो रूरल ग्रोथ है वो हमें लगातार मॉनिटर करनी पड़ेगी। बातें तो हम बहुत कर सकते हैं कि रूरल ग्रोथ बहुत शार्पली ग्रो करेगी क्योंकि मानसून अच्छा है, सब अच्छा है, बट वो चीज नंबर में आनी चाहिए, उसके बाद मार्केट उन स्टॉक्स को वैल्यू देना स्टार्ट करे। राइट अमित, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। अब सेक्टर स्पेसिफिक जहां आप बात करें, एक और सेक्टर है जो कि पिछले एक साल में गिरावट देख चुका है। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। ज़्यादातर कंपनियां पिछले एक साल में करीब 30 से 40% गिरी है। कई सारे चैलेंजेस थे, ग्लोबल कनेक्ट्स भी हैं इस सेक्टर के लिए, लेकिन अब सारी के सारे जो चैलेंजेस थे मानो आईटी सेक्टर उन्हें पचा चुका है। अगर अर्निंग्स की बात करें, इस वक्त हम देख रहे हैं Q3 रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रांग नजर आ रही है, डील विन की पाइपलाइन स्टेडी है और यहाँ से बढ़ने के आसार हैं, और साथ ही एट्रिशन को लेकर जो दिक्कतें थी वो भी मानो खत्म हो रही हैं। आईटी सेक्टर पर क्या आप कन्विक्शन माना जाए? तो देखिए मेरे ख्याल से अभी भी मिक्स्ड बैग है ये, क्योंकि डेफिनेटली चूंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा डिक्लाइन ले लिए थे, 22 टाइम्स इन्फोसिस था फाइनेंशियल ईयर 24 अर्निंग्स पर, तो अर्निंग्स वाइज वैल्यूएशन वाइज करेक्शन तो हमें देखने को डेफिनेटली मिला है। और जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस को भी इंप्रूव किया है, मतलब पहले 13% था, फिर 15-16% के आसपास, और अभी 16.5% की तरफ उसने बोला है। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है कि वो एक गाइडेंस काफी अच्छा दे रहे हैं। और जो मार्जिन ऐसे आपने बोला कि चूंकि बाहर ले ऑफ हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बहुत जल्दी मूव कर रहे थे, जो एट्रिशन बढ़ा हुआ था वो कम हो सकता है, जिस वजह से मार्जिन अगले 1-2 क्वार्टर में आपको थोड़े बेटर होते हुए दिख सकते हैं आईटी के, जिस वजह से थोड़े पुल बैक डेफिनेटली आ सकते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जब मैं हायरिंग की बात देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि जो हेड काउंट है, आप देखिए तो फाइनेंशियल ईयर 22 के थर्ड क्वार्टर में करीब 60,000, मोर देन 60,000 एम्प्लॉइज को लिया गया था, लोगों को लिया गया था, रिक्रूटमेंट हुआ था। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में तकरीबन 28,000 लोगों को लिया गया। अगर ये मैं टॉप 4 आईटी जेंट्स की बात कर रहा हूं इंडिया में, बट अगर आप लास्ट क्वार्टर देखिए, ये वाला क्वार्टर, तो उसमें खाली 2,000 से भी कम लोगों को हेड काउंट को लिया गया है। तो अगर ये चीजें आने वाले स्लोडाउन को दिखाती हैं, तो मुझे लगता है चूंकि मार्केट बहुत आगे तक का देखता है, तो ये जो बाउंस आएंगे ये बहुत लंबे समय तक शायद नहीं सस्टेन हो पाए, और ये स्टॉक्स टाइम करेक्शन में ज्यादा जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आज हमसे बात करने के लिए, अपने स्टॉक्स और फिर अपना व्यू देने के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर।